जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी। एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार। और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। मई 2026, स्थान GMCC, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। विदेश से लौटे पीएम मोदी की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। तमिलनाडु में सीएम विजय कैबिनेट का विस्तार। आज 59 साल बाद सरकार में शामिल होगी कांग्रेस। कांग्रेस के 2 विधायक शपथ लेंगे। गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आदेश जारी किए। अतिरिक्त बेडों और पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था के निर्देश। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप और हम हैं इस वक्त बुलंदशहर में, जहां हमारे साथ व्यापारी वर्ग और आम जनता के बीच हम मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करके आज हम जानने का प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई अपील का किस तरीके से असर पड़ रहा है और लोग कितना उस पर अमल कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ मौजूद लोगों से हम बातचीत करके उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर किस तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी की अपील का देश भर में असर देख रहे हैं, किस तरीके से वो अमल कर रहे हैं। और महिलाएं भी हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करके जानेंगे आखिर वो अपना प्रधानमंत्री के हित में किस तरीके का पक्ष रखती हैं, किस तरीके से गृहिणी होने के नाते या एक महिला होने के नाते क्या प्रधानमंत्री को वो देखती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू गोयल। मीनू जी, मैं जानना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा महिलाओं से भी गहने ना खरीदने की अपील की गई है, जो महिलाओं का एक सबसे अहम और एक स्त्री धन होता है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि लगभग 1 वर्ष तक देश हित में आप ऐसे कोई फैसले ना लें कि जो देश को महंगाई की तरफ लेके जाए।
हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, उनकी सोच बहुत दूरगामी है। अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा। जैसे कि आज आप देख रहे हो हमारे रुपए दिन पे दिन डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है, वो थोड़ा ऊपर उठ सके। आज हमारे डॉलर 90 रुपए हो रहा, 95 रुपए हो रहा है। आज हमारे उनका $1 हमारा 95 रुपए है। हम चाह रहे हैं कि हमारा रुपया ऊपर चढ़े, उसके लिए हमें ये कुर्बानियां तो देनी होंगी। हमें अब गहनों की जगह अपने देश से प्यार करना होगा, वोकल फॉर लोकल अपनाना होगा। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि सोना मत खरीदो, उन्होंने कहा कि कम खरीदो, जितना आवश्यक है उतना खरीदो, अनावश्यक ना खरीदो। अगर हमें जरूरी है तो हम सोना भी खरीदेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जरूरी होगा तो खरीदेंगे। और देखिए, कहीं ना कहीं जनता दोनों तरफ की बातों से प्रधानमंत्री मोदी को सहमत होती भी नजर आ रही है। वहीं हमारे साथ जो महिला कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनके द्वारा भी आश्वस्त किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का खासा वो समर्थन करती हैं। और हमारे साथ अन्य लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे बातचीत करके जानते हैं आखिर वो किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जनता से और जनप्रतिनिधियों से की गई देश हित के अपील को लेकर किस तरीके का वो समर्थन करते हैं। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितिन मोदी जी, हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए। देखिए, भारत अपडेट वो है जो जनता की आवाज को लगातार सरकार तक पहुंचाने का और आपकी समस्याओं को उठाने का काम करता है। भारत अपडेट एक वो चैनल है, आप अपनी बात रखें। मैं आपके लिए बहुत उत्साहवर्धक हूं कि आपके जैसे लोग जो देश हित में और हमारे मीडिया चैनलों को या मीडिया कर्मियों को जो अपना सब कुछ त्याग करके आपके लिए, जनता के लिए काम करते हैं, आप उन्हें उत्साहवर्धन करते हैं। धन्यवाद आपका, भारत अपडेट आपका धन्यवाद करता है। जी नितिन जी, जैसा कि हमें अपने नेतृत्व पर इतना विश्वास है, हमारा नेतृत्व सब वो कभी भी व्यवस्था से नहीं, व्यवहार से चीजों को बदलना चाहता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता से अपील करके कहा है कि वो सोना कम खरीदें, पेट्रोल और डीजल की बचत करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस समय पर विश्व में संकट फैला हुआ है और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रहा है। जहां हम अपने अन्य पड़ोसियों को देखें तो उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उनमें क्राइसिस बहुत बुरी तरह फैल चुका है, लेकिन हमारे देश में अभी तक भी शांति है। मात्र 3 रुपए पेट्रोल डीजल पर हमारा बढ़ना कोई बड़ा कारण नहीं है। जहां विश्व में इतनी बड़ी अशांति हो और ऐसे देशों का आपस में युद्ध की स्थिति हो जहां से पेट्रोल डीजल का निर्यात होता हो, ऐसे समय पर हम लोगों को बहुत संयम के साथ में काम लेना है। मैंने भी तय किया है कि मेरे पास में 2 गाड़ी हैं, जो एक पेट्रोल है, एक सीएनजी है। तो मैं जब तक ये क्राइसिस रहेगा और जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से अपील की है, मैं सिर्फ अपनी सीएनजी गाड़ी का उपयोग करूंगा, मैं अपनी पेट्रोल गाड़ी का उपयोग कतई नहीं करूंगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपील को समाज हित में मानते हुए, देश हित में मानते हुए उसका अनुपालन करूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी एक अचानक बैठक करते हैं, जिसमें वो अपने जनप्रतिनिधियों और अपने मंत्रियों के साथ बैठक करके वो सभी से आह्वान करते हैं कि वो कम से कम अपनी फ्लीटों में जो अनावश्यक वाहन चलते हैं उनको हटा दिया जाए और जनता के हित में, वो देश हित के हित में काम करें। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी कहा जा रहा है। हम अपने कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोगों से बातचीत करके उनका मत जानने का प्रयास करेंगे, आखिर प्रधानमंत्री मोदी की अपील को वो किस तरीके से देख रहे हैं। हम एक बार अन्य लोगों से बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश तेवतिया। आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव कसौली से। आप प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही जनता की अपील को किस तरीके से समझ रहे हैं और देख रहे हैं? बहुत ही बढ़िया अपील है और इसका जो है अक्षरशः सभी को पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रुपया है वो कमजोर स्थिति में है। तो इससे हमारा जो है रुपया भी मजबूत होगा। और दूसरी बात ये है कि जो सोने की खरीदने की उन्होंने मना किया है, 1 साल अगर हम नहीं खरीदेंगे तो उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम पे। 1 साल मोदी जी 1 साल की कह रहे हैं, हम 2 साल 3 साल तक भी नहीं खरीदेंगे। तो जो और अपना जो है पैदल, जहाँ हम बाइक से जाते थे वहाँ पैदल भी कर सकते हैं। अब हो क्या रहा कि खेत पे जा रहे हैं, नार लेने जा रहे हैं, तो अभी जो है बाइक लेके जा रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं। तो हम ज़्यादातर जो है जो नज़दीकी कहीं जाना है तो उसमें पैदल जा सकते हैं, और अगर दूर जाना है तो हम रेल से, बस से, उससे सफ़र करेंगे। हमारे जो आसपास के जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरीके से अपने ट्रैफिक का उपयोग कर रहे हैं, अपनी फ्लीटों को लेकर जो चलते हैं, उसमें आखिर आम जनता किस तरीके का बदलाव देख रही है। आखिर वो भी जनता के बीच रहते हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, इसको लेकर भी हम लोगों से ही जानने का एक बार प्रयास करते हैं। हमारे साथ अन्य लोग मौजूद हैं, एक बार इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धन्यवाद मोदी जी। मेरा नाम डॉक्टर प्रभात मुदगल है। जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है
कि हमें पेट्रोल और डीजल में कमी करनी है, थोड़ा सा कम उपयोग करना है, सोने का कम उपयोग करना है। तो उसका मेन कारण ये है कि जब देखिए ये हम सब आयात करते हैं, हम 90% 90 से 95% तेल हम आयात करते हैं, सोना हम आयात करते हैं। भारत में नहीं होता सोना, हम आयात करते हैं। तो जब हम इसका पेमेंट करते हैं तो वो डॉलर में करते हैं, इससे डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमजोर होता है। तो अब जैसे कुकिंग ऑयल है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कुकिंग ऑयल का कम उपयोग कीजिए, 10% तक कम उपयोग कीजिए, हमारी सेहत भी बढ़िया रहेगी। 60% कुकिंग ऑयल हम आयात करते हैं, पेमेंट डॉलर में करते हैं। जो हमें लगता है ऐसा जैसे अभी विपक्ष ये गुमराह करता है कि महंगाई है, महंगाई होगी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, ये वैश्विक संकट है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये सभी के साथ है। आपको मालूम होना चाहिए सबसे कम पेट्रोल डीजल में जो पैसे बढ़े हैं वो भारत के अंदर बढ़े हैं। अमेरिका में 45% बढ़ोतरी हुई है, कनाडा में 30% बढ़ोतरी हुई है, चीन में 12% बढ़ोतरी हुई है, भारत में केवल 3.5% बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आह्वान लगातार कर रहे हैं कि ताकि हम महंगाई को कंट्रोल कर सके और अपने रुपये को मजबूत कर सके। ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और जब हमारा रुपया मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और देखिए, जिस तरीके से अचानक भारत के अंदर डीजल और पेट्रोल पर 3 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी कर दी जाती है, उसको लेकर आप यातायात में कितना प्रभाव देख रहे हैं? आखिर वाहनों में क्या कोई कमी आ रही है? लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है? लोग वाहन कम चलाने का प्रयास कर रहे हैं या यातायात को लेकर आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। जैसे अब देखिए हमारे यहाँ से गुलावटी है, गुलावटी से कितना नौकरी पेशा व्यवसाय नोएडा के अंदर जाते हैं लोग। तो वो क्या है कि अलग अलग गाड़ियों से जाते थे, अलग अलग व्हीकल से जाते हैं, तो वो एक साथ जाए, एक ही गाड़ी में, इसे कहते हैं कार पुलिंग। दूसरा, सार्वजनिक वाहनों का, मेट्रो का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, ये है। तो इससे क्या है, हमारे डीजल और पेट्रोल में बचत होगी और हमारा जो है रुपया मजबूत होगा। प्रधानमंत्री जी के साथ हम खड़े हैं, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। और ये जो राष्ट्र प्रथम का प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, ये हमारा एक आदर्श है और हम बचत करेंगे सब चीजों की और ये हम आश्वासन देते। देखिए, डॉक्टर प्रभात जो कि एक बुद्धिजीवी शिक्षित व्यक्ति हैं, वो देश हित में दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही जनता से अपील का वो पूर्ण समर्थन करते हैं और उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि वो लगातार देश हित में हर संभव हर चीज को लेकर देश के हित में रहने का और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपीलों का पूरा समर्थन कर उनका अनुपालन करेंगे। हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में अन्य लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए, अलग अलग वर्ग के आए हुए लोग हैं, हम एक बार उनसे बातचीत कर आखिर जानने का प्रयास करते हैं, आखिर लगातार की जा रही मोदी और योगी की अपीलों का देश में क्या असर पड़ रहा है, वो किस तरीके से देखते हैं और कि प्रधानमंत्री के द्वारा की गई आयात जैसी व्यवस्थाओं को लेकर जो दावा किया गया है, अपील की गई है, दोनों मुद्दों पर लोगों से बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे। आखिर कितना प्रभाव देश के अंदर पड़ रहा है। आपका नाम क्या होगा? संजय बिलाल। संजय जी, मैं जानने का प्रयास करूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अचानक एक बैठक कर अपने जनप्रतिनिधियों से जो अपील की गई है कि वो अपने फ्लीटों में अनावश्यक वाहनों को हटाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, आप अपने जनप्रतिनिधियों को किस तरीके से देख पा रहे हैं? सबसे पहला मेरा आपसे सवाल। जनप्रतिनिधियों से जो अपील की गई है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल, जो परिवहन वाहन है उनका इस्तेमाल किया जाए, ना कि अपने वाहनों को अपने तरीके से लेके गाड़ियों से चलना, प्राइवेट गाड़ियों से चलना। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपके प्रतिनिधि आपके बीच पहुंचते और रहते हैं, आप क्या देख रहे हैं? कितना उनके वाहनों में कटौती हुई है या आसपास के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो कितना इस चीज का समर्थन कर रहे हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारे माननीय विधायक लक्ष्मी राज जी ने प्राइवेट बस से, सरकारी बस से जो ना वहाँ उन्होंने यात्रा की है। और साथ में क्या नाम है, मैंने देखा है एक वीडियो में माननीय हमारे अनूप वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने भी जो है ना सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया। तो ये हमारे लिए एक सबक है कि हमारे जनप्रतिनिधि भी जो है परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम 140 करोड़ व्यक्तियों से जो उन्होंने मांग की है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी अपना उसमें योगदान दें, सोना ना खरीदें ज़्यादा से ज़्यादा,
अपने जो व्यापार हम लोग कर रहे हैं उसमें जो है अपने वाहनों से सरकारी वाहनों का इस्तेमाल किया जाए। इसी के साथ धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आपका। मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ यहाँ कुछ सत्ताधारी लोग भी मौजूद हैं, वहीं व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ है। एक बार उनका भी पक्ष रखते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं आखिर वो अपनी पार्टी की नीतियों को किस तरीके से जनता को समझाने का और देश के हित में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने का लोगों से आह्वान और अपील का सहयोग कर रहे हैं। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम राजीव सैनी है। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने जो है पब्लिक की बात को जो है दूर दराज तक मोदी जी ने जो आह्वान किया उसके लिए आप जो है दूर दूर तक इन बातों को विचारों को रख रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, भारत अपडेट लगातार जनता की आवाज उठाने का काम करता है। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया, हमारे कार्यक्रम में आप लोग पहुंचे। आपका भी हम साधुवाद भारत अपडेट धन्यवाद करता है। मैं जानना चाहूंगा आप किस पार्टी से हैं और किस पद पर हैं और आप किस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपीलों का असर जनता में देख रहे हैं? मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और मोदी जी ने जो देश से आह्वान किया है यह राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक दूरदर्शी कदम है। हम 80% जो तेल की खपत है जो यहाँ होती है विदेश पर निर्भर करते हैं। रुपया कैसे मजबूत हो, सरकारें केवल जो है देश नहीं बनाती, राष्ट्र का निर्माण आम जनता भी करती है, उसमें आप और मैं भी आते हैं। ये जिम्मेदारी 140 करोड़ भारतीयों की है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सुरक्षा में बहुत बड़ी कटौती कर दी। अभी उत्तर प्रदेश के एक हमारे जिलाधिकारी जी साइकिल पर जा रहे हैं। हम सबको सहयोग करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा। मान लो मुझे आपको बुलंदशहर या कहीं जाना है तो हम बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। निजी वाहनों पे हमें थोड़ा, विदेशों की नीति देखो आप, कितने लोग साइकिलों से चलते हैं। हमें भी उनके आह्वान पर जो है निर्भर होना है और उनकी विचारों को मान के अपने आप को हम कैसे एक अच्छे भारतीय बने, रुपया कैसे मजबूत हो। विदेश यात्रा नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। बहुत सारे संसाधन हैं, उनका प्रयोग करो, साइकिल से चलो, पैदल चलो। इसको लेकर जो लगातार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जनता से अपील कर रहे हैं, उसका आप धरातल पर किस तरीके का प्रभाव देख रहे हैं? आखिर जनता के बीच जो अनावश्यक दौड़ने वाले वाहन थे या जो सिंगल व्यक्ति वाहन लेकर के चलता था, आप फिलहाल हम एक रोड के किनारे बैठे हैं, यहाँ भी आप किस तरीके से यातायात को देख रहे हैं कि बदलाव कुछ नजर आ रहा है? बहुत बदलाव शुरू हो गया है और आपको बहुत जल्दी महसूस भी होगा जब हम इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे। इससे पर्यावरण की सुरक्षा, वातावरण में शुद्धि। एक समय था जब कोरोना काल आया था, उस समय वाहनों पर प्रतिबंध लग गया था, तो आपने देखा होगा मौसम किस तरह का है, वातावरण में कितनी शुद्धता हो गई थी, जल का स्तर कितना बढ़िया हो गया था, क्वालिटी, या हवा में प्रदूषण नाम की चीज नहीं रही थी। हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर चीज देर से समझ में आती है लेकिन परिणाम अच्छे होते हैं। तो मैं तो ये आप सब लोगों से अपील करूंगा कि उनके विचारों को माने और उस पर हमें जो है अमल करें या उनसे सहमत हो और इस दूरदर्शी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस विषय पे जो है हम अपनी सब सहभागिता करें। चलिए, लौटूंगा मैं आपके पास भी। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार देश हित में जनता के बीच रह करके काम कर रहे हैं, वहीं जनता भी कुछ समझ पा रही है कि कहीं ना कहीं देश संकट में है और आने वाली तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पहले ही कहा गया है कि एक बार फिर से हमें कोरोना काल की तरह तमाम तैयारियों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना होगा। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं पहले से तैयार रहना होगा ताकि हमारे देश किसी संकट में ना होने पाए और जनता को किसी चीज की भी कमी ना होने पाए। इसको लेकर प्रधानमंत्री पहले ही देश को चेता रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे एक बार और बात करके लौटने का प्रयास करते हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो अचानक बैठक करके जनता से अपील की जाती है, अपने जनप्रतिनिधियों को समझाया और सुझाया जाता है, आखिर वो उसको कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निक्कू सिंगल है। मेरा डीजल पेट्रोल का काम है। प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो सही कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का अपील का भी असर हो रहा है क्योंकि सेल मेरी निरंतर अब घट रही है। और मेरा सवाल आपसे होगा, जिस तरीके से आपका दावा है कि आपकी सेल घट रही है, आखिर आपके घर परिवार के खर्चों को लेकर कितना प्रभाव पड़ रहा है? वहीं एक तरफ दावा किया गया है कि जो खाने में यूज होने वाला ऑयल या फिर जो भी चीजें हैं उनको लेकर के, जैसे तेल हुआ, बाहर से आने वाली निर्यात वाली चीजें हुई, उनको लेकर भी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि कम से कम उपयोग करने का प्रयास करें। उसको कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं? घर कैसे मैनेज हो पा रहा है? आप आखिर अपने घर के मुखिया होंगे, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते होंगे, उसका कैसा आपके परिवार में असर है? कटौती कर रहे हैं जी, तेल कम यूज कर रहे हैं और पहले गाड़ियों से जाते थे, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं या स्कूटी से जा रहे हैं। पहले कार से जाते थे हम, कहीं भी कोई काम होता था ऑफिस का कुछ भी,
सरकार के द्वारा जिस तरीके से ईंधन पर पैसे बढ़ाए गए, उसके बाद आपके व्यापार पर असर पड़ा, क्योंकि आपने बताया आपका डीजल और ईंधन का पेट्रोल का काम है, तो आपका प्रभाव आपके व्यापार पर तब पड़ा या उसके पहले जब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जनता से अपील की गई, जनता से की गई अपील के बाद आपका प्रभाव पड़ा? यानी मेरा सीधा सवाल ये है, प्रधानमंत्री मोदी की बात का असर हुआ या ये महंगाई का असर हुआ? मेरा सवाल। नहीं, मोदी जी की बात का असर हुआ जी। कोई इतने बड़े रुपए नहीं बढ़े क्या बहुत ज्यादा हाहाकार हो, और ना कोई है और पंप पे आप देख लीजिए, आप सर्वे कर सकते हैं पंप पे कि कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है। सप्लाई भी हमें लगातार मिल रही है, जैसा कह रहे हैं सप्लाई नहीं आ रही, हमारी एक भी दिन चैन नहीं टूटी सप्लाई। देखिए, इनका कहना साफ तौर पर यही है कि लगातार जो भी सप्लाई आती है पीछे से, जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल की खपत देश में हो रही है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसी तरीके की समस्याएं और बाधाएं नहीं आ रही हैं। हमारे साथ अन्य लोग हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं आखिर वो जनता में रह करके अपना किस तरीके से देश हित में योगदान दे रहे हैं। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम जितेंद्र कंसल है। जितेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा आप क्या व्यापार करते हैं? सबसे पहला मेरा आपसे सवाल। मैं नगर पालिका में एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सिविल कॉन्ट्रैक्टर। तो आप किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है? रोड जो बनती है गवर्नमेंटेड। तो कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल की खपत तो आपके पास भी होती होगी, आखिर आप कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं तो आपके पास भी ईंधन के संसाधन होंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। आप आखिर कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं तो आपको यूज होने वाले वाहनों में डीजल पेट्रोल की तो जरूरत होती होगी। नहीं, जो लोकल में थे, जो हम बाइक से चलते थे, अब साइकिल से चल रहे हैं, लोकल के काम साइकिल से कर रहे हैं। अगर हम सुधरेंगे, हम सहयोग करेंगे, तभी हमारा भारत विकसित भारत बनेगा, जो हमारे मोदी जी का सपना है। जो हमारे मोदी जी का सपना 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है, वो जब ही संभव हो पाएगा जब हम जो है ना स्वदेशी अपनाएंगे। एक हमारा पेट्रोल डीजल या सोने से ही नहीं है, हमें सारी चीज स्वदेशी अपनानी चाहिए, जो हमारा भारत का पैसा भारत में ही रहे। अगर हमारा पैसा भारत जाएगा, बाहर जाएगा भारत से, तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। हमारी कमाई यहीं रहनी चाहिए। किसान जब भी आत्महत्या करने से रोकेगा जब उसका यहाँ का प्रोडक्ट बिकेगा। नारियल पानी हो, जूस हो गन्ने का, ये सब बिकेंगे। कैंपा कोला, ये सब चीज छोड़नी चाहिए। केवल पेट्रोल डीजल सोना ही नहीं, हमें सब चीज स्वदेशी अपनानी चाहिए। इसके अलावा मोदी के द्वारा तो रसोई में यूज होने वाली, जो कि देश भर के हर घर में हर गृहिणी यूज करती है, जिससे परिवार आगे चलता है, खाने वाली चीजों में उपयोग होने वाले ऑयल को लेकर भी उनके द्वारा अपील की गई है कि वो कम यूज करें। ऑयल सबको पता है, जितना ज्यादा खाते हैं आजकल फैट की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, तो ऑयल तो कम खाना ही सही है, हमारी सेहत के लिए भी और वैसे भी। तो ऑयल तो मैं भी कहूंगा कि कम ही खाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ यहाँ व्यापारी वर्ग के भी कुछ लोग हैं, श्रवण समाज से भी कुछ लोग हैं। आखिर एक बार जानने का प्रयास करते हैं उनके व्यापार पर कैसा असर पड़ा है और किस तरीके से वो इस टाइम मोदी की जनता से की गई अपील को देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैप्पी वर्मा है। मैं आपसे सवाल करूंगा, आप क्या व्यापार करते हैं? सबसे पहला सवाल। हमारा स्वर्णकार व्यापारी का कारोबार है। तो आपके व्यापार पर मोदी के द्वारा की गई अपील के बाद कितना प्रभाव है? मोदी जी की अपील के बाद हमारे व्यापार पर थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन सब अच्छा है। मोदी जी ने जो भी अपील की है वो देश हित में ही करी है और हम लोग उनका समर्थन करते हैं। धन्यवाद। यदि आपके व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है, उसको लेकर आपके तमाम जो घर के खर्चे हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? आखिर परिवार को लेकर किस तरीके से आप असर देख रहे हैं? बस असर तो देखो, जब खर्चे बढ़ेंगे तो उन्हें मैनेज करना पड़ता है। देखिए, श्रवण समाज से ही हमारे साथ हैप्पी वर्मा थे, जिनका कहना यही है कि मोदी की अपील के बाद सोने चांदी की खरीदारी पर प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं देश हित में वो इस बात को सही मानते हैं और अपने निजी खर्चों और परिवार को लेकर वो मैनेज करके देश हित में अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारे साथ अन्य लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल चौहान है। विशाल जी, सवाल करता हूँ कि आप यंग हैं, युवा हैं, आखिर अब आपकी तरफ से कैसा सहयोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया जा रहा है? जो प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो भी हमसे अपील की है, देश से अपील किया, हम उसका समर्थन करते हैं। जो हमसे कम यूज होगा पेट्रोल डीजल को, उससे हम कम से कम यूज करेंगे। इसके अलावा अन्य बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर देश हित में काम किया जा सकता है, क्योंकि यदि आप और जनता प्रधानमंत्री मोदी के लिए सहयोग करेगी तो प्रधानमंत्री मोदी जनता के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं। आखिर वो देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके द्वारा जनता से जो अपील की जा रही है उसको कैसा देख रहे हैं? जो भी अपील की जा रही है वो सबसे बढ़िया है। हम उसको जनता के बीच में जाकर सबको जागरूक करेंगे और जनता के लिए सबको मतलब घर घर जाकर जागरूक करने का कार्य करेंगे। हम अपने युवाओं में सब में बैठकर कम से कम पेट्रोल डीजल का यूज करने के लिए बोला जाएगा। देखिए, मैं एक बार फिर से लौटूंगा आपके पास।
मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा। अभी यंग हैं, हमारे युवा साथी हैं, उनके द्वारा कहा गया कि वो अपने जो भी निजी खर्चे होंगे उनको काबू करने का प्रयास करेंगे, वहीं अन्य लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूं, यदि ऐसा आम जनता एक दूसरे को सहयोग करे तो कितना बेहतर होगा? बहुत अच्छा होगा और इससे हमारा रुपया भी मजबूत होगा, मैंने कहा, और रुपया मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो हमें सब चीज़ों पर ध्यान रखना है और ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी को मजबूत करें। ये तो वैश्विक संकट है, अंतर्राष्ट्रीय संकट है। आप ये लगाइए, मैं आपको बताता हूँ, अभी ओपेक का ये मीटिंग हुई है, उसमें से यूएई अलग हुआ, 60 साल बाद यूएई अलग हुआ, लेकिन यूएई से हमारे भारत के बहुत अच्छे संबंध है। तो प्रधानमंत्री जी की जो 5 देशों की यात्रा चल रही है उसमें सबसे पहले वो यूएई गए। यूएई में किस लिए गए? उस संकट को दूर करने के लिए। प्रधानमंत्री जी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा यूएई के साथ ये है कि हमें पेमेंट रुपए में करना पड़ता है, हमें तिलहन से अपना व्यापार करते हैं हम यूएई के साथ में। तो इस संकट के लिए प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से लगे हुए और हम अपने स्तर पर बहुत मजबूत भी हैं। चलिए, मेरा सवाल आपसे ये था, यदि जनता एक दूसरे को इसी तरह जागरूक करे, सहयोग करे तो कैसा हो, और जनता कितना इसका प्रभाव है? नहीं, जनता पर तो क्या नाम है, बहुत प्रभाव है और जनता काम कर रही है, इससे जनता जागरूक। अब आप देखिए, जागरूकता की बात है, ये हम हापुड़ मेरठ रोड पर है, आप ट्रैफिक देखिए, आप कितना ट्रैफिक कम होगा। जो उपयोग कम से कम उपयोग कर रहे हैं, जहाँ ज्यादा से ज्यादा जरूरत ही है उसी वाहन का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं हम भी देख पा रहे हैं रोड पर जो यातायात पहले फर्राटा भर के लगातार वाहनों की संख्या पूरा दिन बढ़ती रहती थी, वैसा अब देखने को नहीं मिल रहा है। साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। हम जानने का प्रयास करेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव डिग्गू है। संजीव जी, आप क्या व्यापार बिजनेस करते हैं? मेरा ट्रेडिंग का काम है। ट्रेडिंग का काम है। आपके ट्रेडिंग पर कोई असर है? नहीं, इतना नहीं आया है, थोड़ा सा महंगाई से हो सकता है, फ्रेट वेट बढ़ जाए, जब 3 रुपये लीटर बढ़ा। मेरा ट्रेडिंग का काम है, सीमेंट का, मतलब आएगा तो थोड़ा भाड़ा बढ़ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना फर्क नहीं आया, नहीं आएगा। क्या समझते हैं, जिस तरीके से 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, सही है या गलत है? अब देश हित में तो सही है, देश हित में करना पड़ेगा। और विश्व में देखिए कितना परसेंट बढ़ा, हमारे यहाँ कुल 3% बढ़ा है, और देशों में दिखा रहे थे, कल मैं देख रहा था टीवी चैनलों पर 20%, 25%, 30% तक तेल बढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ कुल 3% बढ़ा है, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन 3 रुपए की बढ़ोतरी से मैं यही जानने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि 3 रुपए बढ़ाए गए हैं सरकार के द्वारा, तो उसका जनता पर कोई अचानक से कोई मार पड़ी है या सब कुछ? मैं समझता हूँ जनता पर बहुत ज्यादा मार नहीं पड़ी है। 3 रुपए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दिए। देश हित में बढ़ाने भी जरूरी है, ये देश हित में, राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। मोदी जी ने अपील करी है तो कुछ ना कुछ, आप जानते ही हैं कितना संकट चल रहा है देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों से अपील है, जनता पर किस तरीके से जनप्रतिनिधि उस बात का असर पहुंचा रहे हैं? जनप्रतिनिधियों पर असर आया है, उनको देखकर जनता पर भी असर आया है। जनता भी वाहन कम यूज कर रही है, इलेक्ट्रिक वाहन पर ज्यादा आई है जनता, और अपील का असर हो रहा है मोदी जी का, योगी जी। आपका कोई सवाल जो आप जनता की तरफ से सरकार तक पहुंचाने चाहते हो, भारत अपडेट उसको सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेगी? मोदी जी जो कर रहे हैं राष्ट्र हित में कर रहे हैं, जनता के लिए ही कर रहे हैं, वो तो रात और दिन देश की सेवा ही कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। चलिए, एक बार मैं फिर से अन्य लोगों के पास लौटने का प्रयास करता हूं और जानने का प्रयास करता हूं, आखिर उनका कोई सवाल या वो किस तरीके से अपनी बातों का अन्य लोगों तक बात पहुंचाने का प्रभाव डालते हैं। देखिए कि जैसा कि लोगों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है, उन्होंने किसी चीज के लिए रोका नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपव्यय करने से मना किया है, उन्होंने मित व्यय के लिए कहा है। एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम यदि आज एहतियात रखेंगे तो भविष्य में होने वाले संकट से हम बच सकेंगे। तो इसी की अपील जनता से की गई है और मैं मानता हूं कि जनता ने भी इसको सहज रूप से स्वीकार किया है और वो बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट भी हुआ है। तो समाज उसको स्वीकार कर रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों पर विश्वास करके ये देश और प्रदेश इस भविष्य के विकास में उसका भागीदारी बन रहा है। धन्यवाद आपका। मैं अपने साथ मौजूद लोगों का सभी का धन्यवाद करता हूं और इस वक्त मैं अपने सहयोगी इकराम खान के साथ भारत अपडेट के लिए नितिन मोदी, बुलंदशहर। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ।
एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी, एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। नीति, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। मई 2026, स्थान GMCC, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। लौटते ही पीएम मोदी की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। तमिलनाडु में सीएम विजय कैबिनेट का विस्तार आज। 59 साल बाद सरकार में शामिल होगी कांग्रेस। कांग्रेस के 2 विधायक शपथ लेंगे। गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जारी किया आदेश। अतिरिक्त बेडों और पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था के निर्देश।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली से रवाना हो चुके हैं। इटली से दिल्ली के लिए पीएम रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा कर अब वापस भारत लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि प्रधानमंत्री 5 देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हुए थे। यूएई, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली तमाम देशों की यात्रा की और अब भारत वापस लौट रहे हैं। इटली से दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए। इटली से दिल्ली के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के भारत पहुंचते ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक भी होगी। शाम 4 बजे ये बैठक होगी और इसी को लेकर तमाम मंत्रियों को दिल्ली में ही मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जब प्रधानमंत्री इटली पहुंचे उनका जोरदार स्वागत हुआ। जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। और अब आज प्रधानमंत्री वापस भारत लौट रहे हैं। इटली से दिल्ली के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। 5 देशों की यात्रा कर वापस भारत लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। 5 देशों की यात्रा से अब वापस लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के की यात्रा कर पांच देशों की यात्रा पर रवाना हुए थे। यूएई से प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंचेंगे। इटली से दिल्ली के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO का सबसे बड़ा सम्मान मिला। एग्रीकोला मेडल से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दिया है, उन्हें सम्मान से नवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। बता दें कि एग्रीकोला मेडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है, उन्हें ये सम्मान दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से नवाजा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया। एग्रीकोला मेडल से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब न केवल देश बल्कि विदेशों तक जा पहुंची है। लगातार उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और ऐसे में ये बड़ी उपलब्धि भारत के लिए भी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दिया है। पीएम मोदी को FAO का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। एग्रीकोला मेडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। उनकी ओर से सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, FAO का ये सबसे बड़ा सम्मान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आज समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके साथ ही समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आज समापन समारोह है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके साथ ही
सीएम योगी का ये 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा बेहद खास माना जा रहा है। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आज समापन समारोह का आयोजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। बता दें कि 22 मई यानी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया को बड़ी सौगात देंगे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से क्षेत्रवासियों को दी जाएगी। विकास के नए आयाम, इन परियोजनाओं के लोकार्पण और उद्घाटन के बाद क्षेत्र को मिलेंगे, नए आयाम स्थापित होंगे। समापन समारोह में आज सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस दौरान खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। उन्हें प्रोत्साहित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। अब से कुछ ही दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रदेशवासियों को दी गई है, जो कहीं ना कहीं खेल को बढ़ावा देने का काम करेगा। खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने का काम लगातार प्रदेश में किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज चैंपियनशिप के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी का ये 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा बेहद खास माना जा रहा है। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आज समापन समारोह है और समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। वहीं 22 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ का देवरिया दौरा निर्धारित है। कई विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। 655.45 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। 116.54 करोड़ की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। 538.91 करोड़ की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया दौरे पर 22 मई को रहेंगे। इस दौरान कई बड़ी सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जनता को समर्पित की जाएंगी। 8 परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 116.54 करोड़ की 8 परियोजनाओं का बड़ा सौगात का पिटारा लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। आज उत्तर प्रदेश में लेखपाल मुख्य परीक्षा 18,664 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश में लेखपाल मुख्य परीक्षा है। आज 18,664 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो वहीं सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में लेखपाल मुख्य परीक्षा है। तो वहीं परीक्षा को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों पर कड़ी व्यवस्था की गई है जिससे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से किए गए हैं। सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी और 12 बजे तक परीक्षा चलेगी। उत्तर प्रदेश में लेखपाल मुख्य परीक्षा है। आज तमाम परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बता दें कि 18,664 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे और इसी को देखते हुए सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी और 12 बजे तक परीक्षा चलेगी। 18,664 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तमाम केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज यूपी में लेखपाल मुख्य परीक्षा है और ऐसे में सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। बता दें कि सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू होगी, 12 बजे तक परीक्षा चलेगी। और वहीं आज से दिल्ली में ऑटो और टैक्सी की हड़ताल है। आज से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग की गई है। ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान होने का दावा चालक कर रहे हैं। 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की ओर से किया गया है। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी की हड़ताल है जिसके चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
आवागमन में परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। 23 मई तक यानी आज से 3 दिन तक हड़ताल का ऐलान किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है, तो वहीं चालकों का कहना है कि ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। तमाम मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर हैं ऑटो और टैक्सी के चालक। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, ऑटो और टैक्सी चालकों की हड़ताल है दिल्ली में, क्या मांग है, क्या चाहते हैं चालक? स्नेह कमल, आप चलिए। स्नेह कमल आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान का दावा देखने को मिल रहा है। आज से दिल्ली में ऑटो और टैक्सी की हड़ताल जारी है। आज से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की ओर से किया गया है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाया जाना चाहिए। ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान होने का दावा भी इन चालकों की ओर से किया गया है। आज से दिल्ली में ऑटो और टैक्सी की हड़ताल है, जिसके चलते आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद और साथ ही बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आज से 23 मई तक हड़ताल का ऐलान किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग की गई। ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान होने का दावा किया गया। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया, क्या कुछ मांगे, क्या चाहते हैं ड्राइवर्स? जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर के साथ ईंधन की लगातार बढ़ती कीमत, पुराने किराए और कंपनियों से हो नुकसान का दावा करते हुए दिल्ली एनसीआर के ऑटो, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट, कैब चालक 3 दिनों के लिए हड़ताल पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली चालक शक्ति यूनियन के आह्वान पर यह हड़ताल चली। आशंका इसमें बड़ी संख्या में वाहन चालक शामिल होंगे। यूनियन के नेताओं ने बताया पिछले 15 साल से ऑटो टैक्सी का टिकट नहीं बढ़ा, जब पेट्रोल डीजल की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी है। हरित शुल्क यानी ग्रीन टैक्स जो लगाया गया सरकार द्वारा, उसके अलावा पुरानी वाहनों का प्रतिबंध, ओला, उबर जैसी कंपनी द्वारा मनमानी कमीशन और शोषण से चालकों ने कहा कि कमर टूट रही। चालकों का कहना है कि मौजूदा स्थिति में गुजारा करना बेहद मुश्किल होता है। इस कारण से वो 11 से 21 तक जो है 11 से 23 मई तक दिल्ली एनसीआर में ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा, प्राइवेट कैब से ठप रहेगी। सुबह यह है कि अब आज सुबह के काम और ऑफिस जाने, शाम में ऑफिस लौटने वाले लोगों को काफी परेशानी सामने पड़ना पड़ेगा। बाजार, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर जो है इसकी काफी कमी और काफी असर दिखाई लगता है। तो मिलाकर आने वाले 3 दिनों में दिल्ली के सड़कों पर काफी मारामारी दिखेगी बाहर कमल। और देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री की ओर से अपील की गई है कि सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें जिससे ईंधन खपत कम की जा सके, लेकिन दूसरी तरफ अभी हड़ताल की गई है, तो व्यापक असर देखने को मिलेगा स्नेह कमल इसका? बिल्कुल, जो है ऊर्जा संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पूर्व अपील जनता से की थी लोग जो है सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, मेट्रो का सफर करें और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफर करें, कार पूलिंग करें। जो ट्रांसपोर्टरों ने जो हड़ताल की घोषणा की है, निश्चित रूप से कहीं के इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। देखना यह है कि अब जब सुबह 8:30 बजे के बाद से 9 बजे का जो समय होता है, जब लोग घरों से निकलते हैं, अपने ऑफिस से अपने संस्थान की ओर जाते हैं, तब क्या असर होगा। उसके बाद देर शाम जब अपने कार्यों को, अपने जो नौकरी के लोग जाने वाले नौकरी पेशा लोग जब कार्य संपन्न कर घर वापस आते हैं, उस समय की स्थिति जो है थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है भावना। बिल्कुल स्नेह कमल, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस मामले का हल कैसे निकलेगा? क्या कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से या जिम्मेदार लोगों की तरफ से सामने आई या बातचीत की कोई पहल की कोशिश की गई है क्या अभी तक?
जी अभी तक ऐसी कोई जो है बातचीत की पहल या बातचीत कोशिश की अभी बातें सामने नहीं आई। हालांकि सरकार ने लोगों से अपील की है, सरकार ने जो ऑटो कैब चालकों से अपील की है कि जनहित में ये अपना जो आह्वान जो हड़ताल का वापस लें। लेकिन अभी तक जो ऑटो टैक्सी चालक यूनियन है या उनसे जुड़े पदाधिकारी हैं वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा जब तक मतलब सरकार पेट्रोल डीजलों का जो किराया, पेट्रोल डीजलों के दाम कम करे या हमारे किराए में वृद्धि करे, इसके साथ साथ जो ग्रीन टैक्सेस हैं या जो ऐप बेसिस जो कम मतलब जो ओला उबर जैसी कंपनियां हैं उनका कमीशन कम कराएं। अब देखना ये है कि आज 10 बजे के बाद सरकार क्या कुछ फैसला करती है और किस तरह से जो है इन चीजों को जो है नियंत्रित करती है। कमल, और आप नजर बनाए रखिएगा क्या कुछ आगे जानकारी सामने आती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कौशाम्बी में पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरे एसपी ने पैदल गश्त कर कब्जा हटवाया और साथ ही अभियान के दौरान सड़क पर रखे सामान, ठेले और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से ये चेतावनी दुकानदारों को दी गई है कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां एसी फटने के चलते पीजी के कमरे में भीषण आग लग गई। सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटी में भीषण हादसा हुआ। कमरे में मौजूद विदेशी छात्रों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने से छात्रों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कमरे में मौजूद विदेशी छात्रों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि एसी में आग लगने से हड़कंप मच गया। ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला बताया जा रहा है। एसी फटने से पीजी के कमरे में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह भयावह तस्वीरें मौके से सामने आ रही हैं, जहां आग की चपेट में ये कमरा आया। कमरे में मौजूद विदेशी छात्रों ने जैसे तैसे भागकर वहां से अपनी जान बचाई है। हालांकि स्थानीय लोगों ने मदद की। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की लिए कड़ी मशक्कत की। बताया जा रहा है कि एसी में आग लगने के चलते हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला बताया जा रहा है। कमरे में मौजूद छात्रों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। ये तमाम तस्वीरें देखिए जहां अचानक एसी फटने से पीजी के कमरे में भीषण आग लग गई। सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कमरे में विदेशी छात्र मौजूद थे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है प्रारंभिक तौर पर तो कमरे से भागकर छात्रों ने अपनी जान बचाई है। सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटी का पूरा मामला। कमरे में मौजूद विदेशी छात्रों ने भागकर अपनी जान बचाई। और वहीं हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली इलाके में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां अचानक वाहन में आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ जहां चलती कार में अचानक आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो वहीं एटा के अशोक विहार कॉलोनी के गंजडुंडवारा रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 तमंचे और साथ ही बिना नंबर की बाइक समेत नकदी बरामद की। मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने कुछ दिन पहले एटा नगर में ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपियों के पास से 2 तमंचे समेत बाइक भी बरामद की गई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ट्रांसफार्मर से कॉपर की
की तार चुराई थी और ऐसे में कार्रवाई अब पुलिस की ओर से की गई है। 2 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से तमंचे समेत बाइक भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के एटा का यह पूरा मामला, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एक ट्रांसफार्मर से कॉपर और तेल चोरी की घटना प्रकाश में आई थी। इसके पूर्व कोतवाली देहात क्षेत्र में भी एक ट्रांसफार्मर से कॉपर और तेल चोरी की घटना कारित की गई थी। पुलिस टीम द्वारा जब छानबीन प्रारंभ की गई तो पाया गया कि कोतवाली नगर क्षेत्र में जो ट्रांसफार्मर से कॉपर और तेल चोरी हुआ है उसमें एक स्कॉर्पियो सवार कुछ बदमाशों द्वारा ऐसी घटना कारित की गई। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सभी थाना प्रभारियों को यह आदेशित किया गया था कि वह रात्रि के समय विशेष रूप से ट्रांसफार्मर्स के आसपास पुलिस गश्त रखें। इसी दौरान आज कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जब ट्रांसफार्मर के आसपास विशेष गश्त की जा रही थी तभी एक जगह पर गंजगुंडवाड़ा रोड पर तो वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली इलाके में मामूली विवाद में एक युवक को दबंगों ने गोली मार दी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस की ओर से मामले की जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है। वारदात को क्यों अंजाम दिया गया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। बता दें कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद का यह पूरा मामला है, जहां कोतवाली इलाके में एक मामूली विवाद में युवक को दबंगों ने गोली मार दी। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गहनता से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया और कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, तमाम चीजों को लेकर गहनता से जांच पड़ताल प्रशासन कर रहा है। जरिए डायल 112 एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हसनपुर जागीर में एक व्यक्ति गोली लगी है। मौके पर जब स्थानीय पुलिस पहुंची तो यह ज्ञात हुआ कि हसनपुर शाहपुर मार्ग पे एक सुनसान जगह है, वहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति के हाथ में गोली लग गई है। प्राथमिक उपचार के लिए इस व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। तहरीर प्राप्त करके इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सभी पहलुओं घटना ही हुई जी, जिम गुजारा, जिम में कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। जिम में लौटा देखो आगे बाद में आगे गुजारा परशुराम चौक से वहाँ बगीची खड़ी, वहाँ में पहले लठिया मारी फिर गोली मारी। खोराम की दुकान है काला कुमार की। अच्छा, तो कहाँ लेकर आए हो आप? सिकंदराबाद ले गए हैं सरकारी में। अच्छा, तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर गोली निकाल रहे हैं जी। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ जी, पहले पुलिस को 112 फ़ोन करो। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 2 लोगों की हत्या से सनसनी मच गई। सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। लूटपाट के दौरान चाकू मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि आरोपी 10 लाख से ज्यादा कैश और गहने लेकर फरार हो गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, लेकिन इस घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी है। गोविंदपुरी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 10 लाख से ज्यादा कैश और गहने लेकर आरोपी मौके से फरार हो गया। बता दें कि सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। लूटपाट के दौरान चाकू मारकर दोनों की हत्या कर दी गई। पूरे इलाके में सनसनी है। गोविंदपुरी इलाके का पूरा मामला, सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटे की हत्या से हड़कंप मच गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है।
IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, Ganganagar, Mawana Road, Meerut. मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज